बात हुई थी। हाँ, मुझे पता चला और उससे संबंधित मैंने इंगित भी किया था, तो अब इंतजार खत्म। श्रोताओं, प्रस्तुत है कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका श्रीमती राजश्री शुक्ल से चिन्मय दीक्षित की भेंट वार्ता के संपादित अंश। श्रोताओं, आज एनएचके के स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर राजश्री शुक्ल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए, आपका जापान में कैसे आना हुआ? जी, दरअसल मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से एक एकेडमिक प्रोजेक्ट लेकर के, जिसमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के भाषा और साहित्य से संबंधित कार्यों को देखते हुए जिन जिन क्षेत्रों में वो गए थे, वहां पर अब भाषा और साहित्य, खास तौर से हिंदी और बांग्ला भाषा और साहित्य की क्या स्थिति है, इसको लेकर एक प्रोजेक्ट करने के क्रम में मैं जापान आई हूं। और पिछले कल और आज 2 दिन मैं प्रोफेसर राजश्री शुक्ला और मेरे साथ प्रोफेसर सुचरिता बंदोपाध्याय, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की बांग्ला विभाग की अध्यापिका हैं, हम दोनों आए। परसों रात को आए और कल हम टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग और बांग्ला विभाग, इन दोनों जगहों पर वहां के अध्यापकों से मुलाकात की, वहां के विद्यार्थियों से मुलाकात की, वहां पर थोड़ा बहुत जाना समझा। कल सारा दिन ये काम करने के बाद आज भी एनएचके आने के पहले हम वहीं पर थे और अपने प्रोजेक्ट से संबंधित काम कर यहाँ आज आए। बहुत ही बढ़िया, बेहद खूब। और ये जान के कितनी ज्यादा खुशी मिलती है कि हिंदी जैसी भाषा, बांग्ला भाषा का हिंदुस्तान नहीं जापान में अध्ययन हो रहा है और उसके लिए किसी परियोजना में आप लोगों को यहाँ बुलाया जाता है। तो ये तो गर्व की बात है। आप बताएं, आपको लगा कैसा यहाँ आकर? जी, निश्चित तौर पर ये गर्व से अधिक खुशी की बात है। बिल्कुल सही। और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हमने ये देखा कि जापान में व्यक्ति, खास तौर से यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज टोक्यो का जो है, यहाँ पर व्यक्ति दूसरी विदेशी भाषाओं को सीखने और जानने के प्रति बहुत उत्सुक हैं और बहुत ललक से मिल रहे हैं। तो हमने कल शहर में घूमते हुए हम 2 भारतीय महिलाएं, और हमने जानबूझकर भारतीय पोशाक पहनी विश्वविद्यालय जाते हुए। तो खूबसूरत रहा है हमेशा से। बिल्कुल। तो जापानी शहर में सामान्य जनता भी हमें बार बार मिलते हुए मुस्कुराकर मिलना, ब्यूटीफुल कहना, और इसके बाद बातचीत करना, साड़ी के विषय में पूछना, जानना, ये सब कुछ इतना अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे हम वास्तव में विश्व मानव समुदाय हैं। कहीं भी चले जाएं, भारत हो या भारत से बाहर, लेकिन अंततः मनुष्य का हृदय दूसरे मनुष्य के हृदय से मिलता है। जो चीजें अच्छी लगती हैं वो सबको अच्छी लगती है। बहुत खूब। मतलब वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो आपने साक्षात होते हुए देख ली है यहाँ पर। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य आज की तारीख में उतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है पढ़ना समझना, जैसे कि निराला को पढ़ना हुआ, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना हुआ, बनस्बत आज के युवा होते और नए नव पल्लवित होते हिंदी साहित्यकारों के मुकाबले। दरअसल भाषा तो एक विकसित होती हुई प्रक्रिया है। इसलिए कहा जाता है भाषा बहता नीर, बहते पानी के समान। ये स्वाभाविक है। लेकिन जैसा महात्मा गांधी कहते थे कि किसी कमरे में हवा आने देने के लिए खिड़कियों का खुला रखना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दीवारें ही ना हो तो उस कमरे की अपनी हवा रह नहीं जाएगी। भाषा में दूसरे शब्दों का आना और उसे सहज बनाते रहना, ये भाषा और साहित्य के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आज कुछ भूमंडलीकरण के कारण और कुछ प्रतियोगिता इतनी अधिक बढ़ गई है जीवन में कि मनुष्य के पास अब ठहर कर सोचने और कुछ गहराई से महसूस करने का समय नहीं रह गया। इसका एक दुष्परिणाम भाषा को भी भुगतना पड़ रहा है
कि आज की पीढ़ी भाषा के प्रति उतनी गंभीर नहीं है। आप देखेंगे कोई भी एक भाषा बोलते हुए नई पीढ़ी उसमें दूसरी भाषाओं के बहुत से शब्द जोड़ती चलती है। ये एक सीमा में हो तो भाषा का विकास करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए और खास तौर से जिस भाषा को बोल रहे हैं उसके स्वरूप की रक्षा भी ना करें, क्योंकि आज की पीढ़ी ये सोचती है कि सिर्फ कम्युनिकेशन पर्याप्त है, आप समझ गए तो ठीक, लेकिन भाषा के विषय में थोड़ी और गंभीरता की जरूरत है। यहाँ मैं हिंदी के कवि केदारनाथ सिंह जी की एक बात उद्धृत करना चाहती हूँ। वो ये कहते थे कि आज की पीढ़ी का मुहावरा है सब चलता है। तो ये सब चलता है का जो मुहावरा है ये भाषा के विषय में मुझे कुछ कम रुचिकर लगता है। साथ साथ एक और बात इसी विषय से संबंधित जोड़ना चाहती हूँ। हिंदी के ही प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते थे कि उन्होंने कविता के लिए कहा कि जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। देखिए इतनी अच्छी बात है कि भाषा सरल हो लेकिन कविता में गहरी बात होनी चाहिए। आज की पीढ़ी कविता की उस गहरी बात तक पहुंचना नहीं चाहती, इसीलिए आपने कहा कि जो पुरानी कविताएं हैं उन कविताओं को समझना आज की पीढ़ी को कुछ कठिन लगता है। ये बात तो एकदम सही कही आपने। जिस तरह बोला जाए अगर उस तरह ही लिखा जाए पर उसमें गहनता हो, गूढ़ता हो, तभी तो साहित्य का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल आज एक खिचड़ी साहित्य का निर्माण होता जा रहा है और उसको लोकप्रिय भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे क्या प्रयास किए जाएं हमारे द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, सुनने वालों के द्वारा, समाज के द्वारा, कि न केवल इस बुरी होती चीज को रोका जा सके, मतलब विघटन को रोका जा सके, वरन सचमुच में आधुनिक साहित्य का सृजन भी हो सके। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जीवन में, क्योंकि साहित्य तो जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और अगर हम जीवन में मूल्यों का विघटन रोकेंगे और जीवन को मूल्यों से भर कर बनाएंगे तो भाषा के प्रति भी हम गंभीर होंगे और भाषा और साहित्य ये दोनों गंभीर होते चले जाएंगे। जैसे भाषा और संस्कृति, इनके बारे में सोचना और बोलना थोड़ा 2 पीढ़ी पहले तक परिवार में ये दायित्व परिवार का होता था कि वो बच्चों की भाषा को सुधारता रहे। जब भी कोई बच्चा गलत बोलता था तो परिवार का ही कोई व्यक्ति टोक कर कहता था कि इसे सुधार कर कहो। ये जो गंभीरता बन जाती थी शुरू से, इस गंभीरता का आज हम अभाव देख रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है हमारे जीवन में भी मूल्यों का अभाव हो रहा है, और इसे सिर्फ भाषा और साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आप देखें, बाजार के क्रम में, दर्शन के क्षेत्र में, आपसी विश्वास के क्षेत्र में, हर जगह ये ह्रास हो रहा है। इस कमी को रोकने के लिए जरूरी है कि हम संस्कृति और गंभीरता, जीवन मूल्य, इनके प्रति थोड़ा सा आग्रही हों। महात्मा गांधी जिन बातों की ओर कहते थे, और महात्मा गांधी के साथ साथ मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के बड़े विद्वान हैं, उनकी भी एक बात जोड़ना चाहूंगी। वो ये कहते थे कि जैसे जैसे मनुष्य ज्यादा सभ्य होता जाएगा वैसे वैसे कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी, क्योंकि कविता हम लोगों को दूसरे मनुष्य के साथ गहराई से जोड़ती है। तो जब हम आज की बहुत तेज गति से विकास की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के साथ प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जाने के लिए दौड़ रहे हैं ये नहीं जानते। जीवन मूल्य हमको ये सिखाते हैं कि आपको जाना कहाँ है, ठहरना कहाँ है और रुकना कहाँ है। बिल्कुल सही। और ऐसा ही शायद नीति शतक में भर्तृहरि भी कहते हैं कि संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। बिल्कुल तो सही बात। साहित्य और संगीत और कला, इसके बिना तो मनुष्य के जीवन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। बहरहाल हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, NHK वर्ल्ड की भी ये परंपरा रही है कि व्याकरण की शुद्धि के अनुसार ही प्रसारणों को नियंत्रित किया जाए, और मेरे ख्याल से दुनिया भर के प्रसारक इसको जरूर ध्यान देते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समाज में, आधुनिक युग में, इस मीडिया में खत्म होती घटती प्रसारण की गुणवत्ता के से समाज को क्या फर्क पड़ता है?
दरअसल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसको सुन करके नई पीढ़ी बहुत कुछ सीखती है। तो इसलिए मीडिया हो या मैं जैसे अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र हैं या परिवारों में भी जो उच्च केंद्र हैं, बल्कि मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि जो मनुष्य की आस्था के क्षेत्र हैं जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, सभी जगहों पर जहाँ हर जगह जो थोड़ी ऊंची जगह है उन ऊंची जगहों को अपने मूल्यों के प्रति ज्यादा गंभीर रहना होगा, जहाँ से समाज प्रभावित होता है। और इसीलिए मीडिया भी बहुत जरूरी है कि वो, क्योंकि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा कि यद्यद् दाचरति श्रेष्ठस् तत्त देवे तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो ऊंचे लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं समाज उसी को देखकर चलता है। बिल्कुल। आज समाज में नायक की परिभाषा बदल गई है। एक समय में समाज का अच्छा अध्यापक, श्रेष्ठ वर्ग, श्रेष्ठ व्यक्ति नायक होता था। आज सिर्फ सिनेमा या सिर्फ खिलाड़ी ये नायक बनने लगे हैं। उन्हें भी बनना चाहिए, लेकिन नायकत्व सिर्फ चकाचौंध वाले क्षेत्र से ना आकर जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी आए, खास तौर से दर्शन, अध्ययन, अध्यापन, आकाशवाणी, मीडिया, NHK जैसी जगहों से आए तो ये समाज को बहुत नजदीकी से जोड़ता है और समाज को बदलने में बड़ी भूमिका निभाता है। मीडिया ऐसा कहा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र का चतुर्थ पिलर का होता है। तो ये जो स्तंभ है मीडिया, इसकी जो जिम्मेदारी है वो भी अद्भुत रही है और उसने कई बार समाजों को कितने ही विकसित और विकासशील देशों की प्रगति में बहुत सहायता प्रदान की है। तो ये तो बिल्कुल सच रहा है कि समाज मीडिया से प्रभावित हुआ है। शुक्ल जी, हमारा एक बड़ा साधारण सा, सरल सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। जापान में आपने देखा यहाँ पर लोग इच्छुक हैं हिंदी सीखने के। हिंदी एक उनके लिए बाहर की भाषा है, तो उसको सीखना, उसके साहित्य को समझना, उसके ककहरे से लेकर और परशुराम की प्रतीक्षा तक पहुंचना, इसके लिए क्या सरल उपाय हो सकते हैं? वो अगर अध्यापक ही बता पाए, प्राध्यापक बता पाए तो उनका मार्ग और प्रशस्त हो जाएगा। तो ऐसी हमारी कामना है कि उनका मार्ग दर्शन करें आप। दरअसल मैंने देखा जापान के इस विश्वविद्यालय का जो हिंदी विभाग है, तो हिंदी विभाग बहुत पुराना विभाग है। मुझे बहुत खुशी हुई, 1908 ईस्वी से हिंदी विभाग चल रहा है। तो इतना बड़ा इतना पुराना विभाग, और यहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर ताकेशी फुजी और प्रोफेसर श्याम सुंदर पांडे, इन दोनों ने हमसे मुलाकात कर यहाँ हमें दिखाया। लेकिन यहाँ के जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं उनका मूल काम जापानी हिंदी साहित्य की अपेक्षा हिंदी वार्तालाप का है। अच्छा। क्योंकि उनका उद्देश्य भारत जाना या विश्व के अन्य देशों में जाना, क्योंकि हिंदी आज विश्व के अनेक देशों में बोली जाने वाली भाषा है और इसलिए हिंदी सीखकर वो एक तरह से विश्व मानव के एक अंश बनने की ओर अग्रसर होते हैं। कुछ गंभीर विद्यार्थी हिंदी को लेकर रिसर्च करते हैं, शोध के क्षेत्र में जाते हैं, और उनके लिए मैं उनको सिर्फ ये सुझाव दे सकती हूँ कि व्याकरण की दृष्टि से अगर वो सजग रहते हैं और साहित्य, क्योंकि मैंने देखा, एक किताब देखी जहाँ जापानी लोकगीत को हिंदी में अनुदित करके दिया गया था, तो वास्तव में मनुष्य के मन की भावनाएं एक ही हैं और वो हिंदी कविता हो या जापानी कविता, कहीं न कहीं वो मिलती जुलती है। तो इसलिए वो अगर भाषा और साहित्य के प्रति आग्रही होंगे तो हिंदी के साथ भी उसी प्रकार जुड़ सकेंगे। व्याकरण पर ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक है उनके लिए। जापान ने मुझे बहुत छुआ है और जापान मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कामना करूंगी कि मुझे और फिर जापान आने का मौका मिले। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल राजश्री शुक्ल जी, आप आज हमारे NHK के स्टूडियोज में पधारे, आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्ते।